हेलो एवरीवन। हम लोग आज पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हमने क्लास 6 पढ़ ली है, 7 पढ़ ली है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 जिसका नाम है संसाधन और विकास। ठीक है, ये रिसोर्सेज और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है ये क्लास। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन रिसोर्सेज, ये हम देखेंगे। तो देखिए एज यूजुअल पहले क्या दी हुई होती है स्टोरी, वो हम स्किप करते हैं। हम अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पहले देखेंगे। तो देखिए जल विद्युत आप यहाँ से पढ़ेंगे। जल विद्युत रिक्शा सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो देखिए संसाधन क्या होता है, आप किस चीज़ को रिसोर्सेज कहेंगे बताइए। आप उस चीज़ को रिसोर्स बोलेंगे जो आपके काम की है। ठीक है, जो वस्तु या पदार्थ जो भी है वो आपके उपयोग का है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, समझ गए। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना। हमें फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, डेली में देख लीजिए विद्युत चाहिए है, लाइट चाहिए है, रिक्शा, जल, सब कुछ चाहिए। तो ये सब हमारे रिसोर्सेज हो गए क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता है। देखिए राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो देखिए अब कोई चीज़ है, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, तो वो संसाधन कब बनेगी, जब बनेगी जब उसका कोई मूल्य होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, तब वो बनेगी संसाधन। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु वे दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब इन्होंने क्या है बताया हमें कि मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, अब देखिए सोना है वो कितना महंगा है, अब लोहा नहीं है उतना महंगा, तो है ना। जितना मूल्य क्या होता है कि उस वस्तु का महत्व कितना है। तो क्या होता है कुछ चीज़ें जो होती है वो आर्थिक मूल्य होता है और कुछ चीज़ों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। इनने एग्जाम्पल बताया जैसे कि अगर आप कोई धातु खरीदेंगे तो उसका आर्थिक मूल्य होगा, लेकिन मान लीजिए कोई अच्छी दिखने वाली जगह है ना, सुंदर सी, तो उसका क्या है, कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन वो दोनों संसाधन है, प्रकृति हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो ये दोनों चीज़ें संसाधन है। और देखिए इधर साइड में दिया है पेटेंट क्या होता है। इसका तात्पर्य किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। देखिए क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति कोई आविष्कार करता है, कोई नई चीज़ बनाता है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए उसने इतनी मेहनत करी सालों, है ना, एक व्यक्ति ने बहुत साल किसी चीज़ पे मेहनत करी और कोई मशीन बना दी जो बहुत अच्छी है, तो लेकिन क्या होता है कि उसको देख के फिर बाकी लोग भी बना लेंगे, लेकिन उसकी इतनी साल की मेहनत का तो कोई फिर मतलब नहीं होगा। तो क्या होता है, लोग पेटेंट करा लेते हैं अपने नए आविष्कार या नए विचार पे, पेटेंट करा लेते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं का ही होता है। ठीक है, कुछ टाइम तक सिर्फ वो ही उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये होता है पेटेंट। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सभी को पता है, दादी के घरेलू नुस्खे है ना, ये लगा लो, हल्दी लगा लो, ये कर लो, कुछ भी इस तरीके के घरेलू नुस्खे होते हैं। तो क्या होता है, अभी तो उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर पेटेंट करा लें, ठीक है, और मेडिकल फर्म में बेचें, तो वो क्या होगा, उनका आर्थिक मूल्य हो जाएगा। ये होता है पेटेंट। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, या तो कौशल होना चाहिए उनमें, है ना, और वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी कहलाती है। देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, दो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए हर क्लास का पहला चैप्टर जो होता है ना वो बेसिक होता है, इसलिए, और बाकी के चैप्टर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो एनसीईआरटी का मतलब ये है कि हम अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर भले ही आपको ऐसा लगे बहुत ईजी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमारे बेसिक्स को क्लियर करेगा। समय और प्रौद्योगिकी क्या है, दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ तो हमें टाइम के साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है ना। तो क्या है, जो पदार्थ है वो संसाधन में बदलते जाते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो इंसान है ना। इंसान ही क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आता है, न्यू आविष्कार लेकर आता है।
ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। तो देखिए कई सारी खोज होती है, उनसे उनकी सहायता से फिर आगे की खोज होती है। जैसे पहले कंप्यूटर बना, फिर सुपर कंप्यूटर, तो इसी तरीके से क्या आगे आविष्कार और खोज होती है। आज की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि आग की खोज हुई थी, ठीक है, उससे क्या खाना बनाने की पद्धति का प्रचलन हुआ था। पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। पहले पहिए का आविष्कार आविष्कार हुआ, तभी तो देखिए अब मेट्रो बनने लगी है, मतलब धीरे धीरे आके है ना, ट्रेन फिर मेट्रो। तो अब देखिए और नवीनतम जो परिवहन के साधन है उनका विकास होता जा रहा है, लेकिन सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ तभी इनका हो पा रहा है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बढ़ते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने और उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, सबको पता है कि जल विद्युत जब जल होता है वो तेजी से बहता है तो उससे क्या है, ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो उस ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अब देखिए संसाधनों के प्रकार। समांतर संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे जल हो गई, मिट्टी हो गई, वन हो गए, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित क्या है, हमने कंप्यूटर बना दिए हैं, हमने कोई मतलब प्लेन बना दिया है, चीज़ें मतलब जो भी नए नए चीज़ें बनाई हैं वो मानव निर्मित है। और मानव मानव भी एक संसाधन है, बनाया किसने है, मानव ने, तो मानव भी एक रिसोर्सेज है। तो 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नाम ही से पता है जो प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राकृतिक संसाधन। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं और हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए जितनी नदियाँ हैं, झीलें हैं, वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। देखिए पहले क्या होता है, मान लीजिए मतलब जैसे कि प्रकृति है, हमें प्रकृति से कुछ चीज़ें मिली, तभी तो हम उससे नई चीज़ें बनाते हैं, और टेक्नोलॉजी आती जाएगी, औजार बनते जाएंगे, तो उनसे और चीज़ों का आविष्कार होता जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो 2 उसमें बंटते हैं, किसमें, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय मतलब जो दोबारा आ जाएंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए सौर ऊर्जा, अगर आप एक यूज़ भी कर लेते हैं एक टाइम की सौर ऊर्जा, तो फिर अगले दिन फिर आ जाएगी सौर ऊर्जा, है ना। तो ये चीज़ें असीमित है, ख़त्म नहीं होती, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन देखिए कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो नवीकरणीय तो है, जैसे जल, लेकिन आप उसका अत्यधिक उपयोग कर लेंगे, उसे गंदा कर देंगे, तो क्या होगा कि वो आगे के यूज़ के लिए प्रभावित होगा। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। देखिए आगे सबसे बड़ी जो कहते हैं युद्ध हो सकते हैं वो नदियों की वजह से ही हो सकते हैं, क्योंकि मतलब क्या हो रहा है कि नदियों को एक तो इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका इतना यूज़ किया जा रहा है, और उस पर इतना गंदा चीज़ मतलब कचरा डालते रहते हैं, तो वो और ख़राब होती जा रही है, सूखती जा रही है। तो आगे जो है सबसे बड़ी समस्या जल की आने वाली है। तो जल को बोलते हैं ऐसे नवीकरणीय संसाधन है, पर अत्यधिक, बहुत किसी भी चीज़ का अत्यधिक उपयोग और ढंग से उपयोग ना करना, ठीक है, वो एक समस्या उत्पन्न करता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। देखिए अब जैसे कि वह संसाधन जो क्या है, सीमित है प्रकृति में, अगर आपने उनका यूज़ कर लिया, जैसे पेट्रोल है तो वो सीमित ही है, तो जितना है उतना ही है। अगर आप उसे पूरा यूज़ कर लेंगे तो उसे दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे दोबारा बनने में। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, ठीक है। अब देखिए कुछ समय में तो, कुछ सालों में तो सभ्यताएं भी बदल जाती हैं, ऐसा भी होता है। तो क्या होता है कि अगर हम इनको पूरा यूज़ कर लेंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, इन्हें हम कहते क्या है, अनवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है।
तो देखिए जो संसाधन है क्या वो सब जगह मिलते हैं? नहीं, कई जगह मिलते हैं ये और कई जगह नहीं मिलते हैं। तो कैसा भूभाग है, कैसी जलवायु है, कैसी ऊंचाई है, इन सब पे निर्भर करता है कि कौन से संसाधन कहाँ मिलेंगे। अब देखिए संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। जितना मतलब जितनी मात्रा में हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनको कहेंगे संसाधन का भंडार है इतना। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। लौह उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तो देखिए क्या होता है ना, कुछ प्रकृति में संसाधन तो रहते हैं लेकिन हमें मूल रूप में उन्हें यूज नहीं कर सकते। जैसे लौह था है लेकिन हमें उससे जब लोहा बनाना सीखा तभी हम उससे चीजें बना पाए। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो देखिए एक्चुअली में जो संसाधन है, ठीक है, उन संसाधन तो प्रकृति में है लेकिन उनसे नए आविष्कार कौन कर पाएगा? मानव ही कर पाएगा। उसके पास वो ज्ञान उपलब्ध होगा, वो कौशल उपलब्ध होगा। तो मानव संसाधन भी मतलब हम भी एक रिसोर्स हैं। क्या आप जानते हैं? देखिए मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक से। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो देखिए क्या है, इन्हें क्या बोला, मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है, लोगों की क्या संख्या है, उनकी क्या योग्यता है। तो इनमें मतभेद भी है कि मानना चाहिए मानव को संसाधन या नहीं। तो देखिए मनुष्य की जो कुशलताएं हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, वो ही क्या करती है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाती हैं। अब देखिए इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं, ठीक है। लोग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। देखिए अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, पूरे दिन पड़े रहते हैं, तो आप रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इतना गर्व मत करिए। आप ह्यूमन रिसोर्स जब है जब आपके पास ज्ञान है, आपके पास कौशल है, आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो वाला होता है। तो देखिए जब अगर लोगों को शिक्षा दी जाती है, उनको स्वास्थ्य दिया जाता है, तो क्या होता है, वो एक बहुमूल्य संसाधन बनते हैं देश के। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो देखिए अगर अधिक संसाधनों का निर्माण करना है तो लोगों को कुशल बनाना होगा। अब देखिए जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादा आविष्कार क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। और जो थोड़े से मतलब लीज डेवलप कंट्रीज हैं उनको देखें तो वहाँ पर आपको इतने आविष्कार नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर को लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं है। तो देखिए जब कोई ठीक ही नहीं होगा तो वो आविष्कार कैसे करेगा, है ना। पहले वो इंसान क्या चाहता है कि उसको 2 टाइम का खाना मिल जाए, सबसे पहली उसकी जो रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए क्या है, लोगों को अगर अच्छा सा रिसोर्स बनाना है तो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य देना ज़रूरी है। अब देखिए संसाधन संरक्षण, इसीलिए देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है ना, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी और स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि वो चाहती है कि लोग जो है वो ज़्यादा मतलब ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा अच्छा हो। अब देखिए सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। अब देखिए ये वर्ड तो बिल्कुल आप ऐसे मन में एकदम बिठा लीजिए, सतत, ठीक है, सस्टेन। ये वर्ड हर जगह आपको अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो आपको सब जगह मेंशन करना है जब भी ऐसा मतलब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो। तो सतत मतलब ये होता है कि हमें संसाधनों को ऐसे यूज़ करना है कि सिर्फ वो हमारे लिए ही नहीं, जो आगे की पीढ़ी आएगी उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अभी क्या चल रहा है, इस दर पे यूज़ हो रहे हैं रिसोर्सेज, इस रेट से कि वो अभी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम ऐसे यूज़ करना चाहिए कि अभी भी यूज़ हो और भावी पीढ़ी के लिए भी वो यूज़ हो सके। तो सतत पोषणीय विकास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसको लिखना ही लिखना है आपको अपने आंसर्स में, अगर कोई से क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं तो देखिए संसाधन संरक्षण,
देखिए, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण का क्या मतलब है कि है जो संसाधन है हम उनको अच्छे से यूज़ करें, ठीक है, और उनको दोबारा बनने के लिए समय मिले। जैसे तो उसको कहेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए ही रखना सतत पोषणीय विकास है। तो क्या है, संसाधनों को उपयोग करने की जो आवश्यकता और भविष्य के उनके संरक्षण में संतुलन बना रहे। ठीक है, अभी हम उन्हें जितना यूज़ कर रहे हो भविष्य में वो भी उपलब्ध हो, उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए? तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको दोबारा उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उनको रिसाइकिल, पुनः चक्रण कर रिसाइकिल कर सकते हैं चीज़ों का, उन्हें दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उपभोग को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है फालतू की चीज़ें। अब सबको ही देखिए अमीर बनना है, सबको ही बहुत सारी कार चाहिए, सबको मकान चाहिए, बहुत सारे कपड़े चाहिए हैं। तो इससे अगर सोचिए कि लेकिन पृथ्वी पे तो संसाधन सीमित है ना, अगर सबको ही ये सब मिल जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बनेंगी, उनसे प्रदूषण होगा और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो गांधी जी कहते थे कि हमें अपने उपभोग को कम रखना चाहिए, ये वाली जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, ज़्यादा से ज़्यादा वाली, ऐसा नहीं है। अपने अगर तभी हम आगे भी अच्छे से रह सकते हैं, हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी अच्छे से इसलिए रह सकती है कि हम अपना उपभोग कम करें, चीज़ों को पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी कोई नहीं सोचता, अभी तो सबका ऐसा चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। कोई क्या, हम अकेले सफाई करके क्या करेंगे, मतलब हम अकेले प्रदूषण ना फैलाए, एक बंदा करेगा तभी ऐसा होगा कि प्रदूषण ना फैले। अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन आगे के बारे में भी तो सोचिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तभी सो जितनी सारी इन्वायरमेंट समिट्स होती है ना, उनका कोई मतलब क्यों नहीं निकलता है? ठीक है, इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि उसमें भी देश आपस में लड़ते रहते हैं कि हम क्यों करें, हम क्यों करें। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कहाँ से? हाँ, तो देखिए, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितन की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो देखिए, हम कैसे कर सकते हैं अपने पारितन की सुरक्षा? देखिए, जो अनवीकरणीय संसाधन है उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो खत्म होंगे। तो नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो, जो नवीकरणीय संसाधन है उनका भी उपयोग सतत तरीके से हो। और देखिए, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। अब देखिए, पृथ्वी पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे पशु हैं, वो क्या है, विलुप्ति की कगार पर हैं, है ना। तो उनको संरक्षित किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम किया जाए। और साइड में देखिए, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन के जितने भी रूप हैं उनका आदर करना है, उनकी देखभाल करनी है। मतलब जिस जिसमें भी जीवन मिलता है, रूप में है पृथ्वी पे। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, मानव जो जीवन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण। पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है, ठीक है, जितना वो मतलब प्रोड्यूस कर सकती है और जितना उसमें विविधता है उसका संरक्षण करना। जितने प्रकार के हमें पेड़ पौधे पशु पक्षी मिलते हैं उन सबको संरक्षित करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। और देखिए, बहुत तेजी से प्राकृतिक संसाधनों को मिटाया, खत्म किया जा रहा है, उनके ह्रास को कम करना है। ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन ये सब आपको अच्छे से लिखना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। हमें अपने व्यक्तिगत व्यवहार में भी चेंज लाना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो करिए। ठीक है, आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर सकते हैं, एक थैला लेके चीज़ों को लेने जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। तो ये सारे जो है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। देखिए, क्या होता है ना, चैप्टर में लास्ट में हमें बहुत से मेंस के आंसर के पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये सारे जो लास्ट के पॉइंट दिए हुए हैं उससे आप मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। कोई बहुत मतलब बहुत कोई आप क्या बोलते हैं,
बाहर से नहीं उठा के लेके आएंगे, बहुत ही एडवांस जो आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। यही सारे पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे ना तो यही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही अच्छे पॉइंट्स हैं, उन्हीं से आपको नंबर मिलते हैं। तो आप इन्हें हमेशा ध्यान से पढ़िए। तो ये हमारे यहाँ पे ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। तो आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा, कुछ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।